ओम सैनी सर, ड्रग एडिक्ट एक नशेड़ी, जिसको सीधे भाषा में कहा जाए कि एक नशेड़ी एक नेता प्रतिपक्ष और एक ऐसे सांसद के ड्रग एडिक्ट होने की जांच करने की मांग कर रहा है। ये राजनीति है या कुछ और? क्या कहा जाए इसको? और साथ ही साथ इस तरीके के बयान आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का शांत रहना, मौन रहना, राहुल अनुराग ठाकुर के भाषण जिसमें वो राहुल गांधी की जाति पूछ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री इंडोर्स करते हैं। ट्विटर पे बाकायदा एक उनकी तारीफ करते हुए उस वीडियो को ट्वीट करते हैं, लेकिन कंगना रनौत मैडम को फिलहाल अभी ट्वीट नहीं किया, लेकिन पहले इंडोर्स करते रहे हैं वो कंगना रनौत को। क्या माना जाए, मौन सहमति? नहीं, वो तो बिल्कुल, ये तो माना ही जाएगा। साथ साथ में ये कि कितनी व्याद्र है हमारा नागरिक, हमारी जनता, कि कैसे आराम से ऐसे लोगों को चुन करके और लोकसभा में और दूसरी विधानसभाओं में भेजती है, जो राजनीति का कह के उस तरीके से समझते नहीं है जिस तरह का माहौल बना हुआ है। लेकिन जब निर्वाचित हैं तो वो उनका हक बन जाता है कि वो हाउस में कुछ भी बोल दें। लेकिन जो स्पीकर साहब बैठे हैं या सभापति जी जो होते हैं, उनका तो ये दायित्व बनता है कि ऐसी अनर्गल बात अगर कोई कर रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए और उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए। और यही बात मैं उन लोगों के लिए समझता हूं कि जो भारतीय राजनीति में जिन लोगों ने संवैधानिक पद हासिल किए हुए हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई गृह मंत्री है, तो कोई कैबिनेट का मेंबर है, वो लोग भी अगर इसको प्रोत्साहित करेंगे और उस पर कमेंट करेंगे कि हाँ ये तो बहुत ठीक हो रहा है, तो फिर सर पीटने का जी करता है कि कैसी डेमोक्रेसी का सिलसिला बन रहा है, कैसा स्वरूप सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ हाँ, इनकी जो ठाकुर साहब की स्पीच है इसको जरूर सुनिएगा। अब ठाकुर साहब की स्पीच में जो कुछ आ रहा है वो तो बहुत अलग किस्म का दृश्य आ रहा है। उसको एनालाइज करके उसको सामने रख करके बहुत अलग बात समझ में आती है। यूं लगता है कि जैसे बिल्कुल सोचने समझने का तो कोई सिलसिला बना ही नहीं है। और अब देखिए, चंदी साहब ने इनको नोटिस दिया है विशेषाधिकार अधिकार हनन का, रूल नंबर 222 से क्या है, ऐसा ही कुछ है, उसमें दिया है लोकसभा के प्रक्रिया संचालन प्रक्रिया में जो आता है। अब उसमें देखिए क्या करते हैं स्पीकर साहब, क्योंकि स्पीकर साहब ने तो एक साथ कई सारे कमेंट किए हैं। वो तो कहते हैं कि संघ के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा तो इसको, ये अपने आप में संविधान का अपमान है। संविधान के बारे में भी अब मतलब संघ को, आरएसएस को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया और उनकी उस तारीख में बड़ा लंबा चौड़ा कसीदा लिखा है, बोला है ये निश्चित रूप से आपने जो उनका बेन हटा दिया तो आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके से कहेंगे और ऐसे पार्टी बन जाएंगे, ये समझ में नहीं आता कि ये सब सिलसिला बनता है। मैं समझता हूं कि ये बड़ा गंभीर मामला है, लेकिन इसमें एक बात जो और दूसरी गंभीर आ गई वो ये कि सोनिया गांधी ने कहा, वो कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक मोमेंट है और इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ते से भटक रही है और राजनीति के इधर भी बहुत कुछ करने की इच्छा रखती है, तो 4 जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं महाराष्ट्र में और बाकी हरियाणा में और बाकी 2 जगह और झारखंड में, इनमें तो इनका लाभ उठाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि देखिए कैसे लोग वहां पर पहुंचे हैं और क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं। अब स्वयं अपने आप में उन्होंने, कंगना रावत ने तो मान लिया कि वो ड्रग एडिक्ट रही हैं और क्या क्या दृश्य देखे हैं उन्होंने। बाकी बातें कहने की तो आवश्यकता है नहीं, फिल्मी दुनिया में बहुत सारी बातें इनके साथ में जुड़ी हुई, उनकी हमें कोई चर्चा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन सांसद है और सांसद ने अपना अनुभव बताया है, तो उस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि वो तो ड्रग एडिक्ट रही है, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि शिव की बारात की बात करने वाला आदमी ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो भांग धतूरा या कुछ और खाता नहीं है, वो तो उन सब सिंबल्स को लोगों को समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है जो सामान्य तो इस तरह की भाषा को आराम से समझते हैं। तो अब लेकिन ये गंभीर बात वो कहाँ समझ पाए, वो तो ये समझते हैं इनका ड्रग टेस्ट करवाना चाहिए। अब इस बात को बोलने से पहले तो लोकसभा में उनके चीफ व्हिप हैं या जो लोकसभा में या पार्टी के अंदर जो लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो प्रधानमंत्री हैं, उनको रोकना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो प्रोत्साहित किया है। अब बताइए इसमें क्या टिप्पणी की जा सकती है, जब उस कुएं में ही भांग पड़ी हुई है जिससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि
साफ पानी मिलेगा तो फिर उसको कैसे कैसे निपटा जाए। फिर तो जनता ही फैसला करेगी कि क्या इस तरह की भाषा बोलने वाले, इस तरह से निर्वाचित हो जाने वालों को कहाँ रखना चाहिए और कैसे उनको आगे सुनना चाहिए, बोलना चाहिए। जी ओम सैनी सर, क्या इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शन नहीं आना चाहिए था कि इस तरीके का बयान? भाई ठीक है, कंगना रनावत को पॉलिटिकल समझ नहीं है, कंगना रनावत राजनीति को नहीं जानती हैं, वो ये भी माना जा सकता है कि गांधी परिवार का इतिहास न जानती हूं, ये भी माना नहीं जा सकता। ये तो खैर कंफर्म है कि उन्हें देश का इतिहास नहीं पता है। जो व्यक्ति खुल करके ये बात कहता हो कि 2014 में देश आजाद हुआ है, इसका मतलब है कि उसे देश के इतिहास के बारे में नहीं पता है। तो ये सारी चीजें तो नहीं किनारे नहीं, रख दी। वो तो सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री भी बताने लगे। आज चैनल पे ही जी बताया। जी, तो उन्हें भाई देश का इतिहास नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट एक चीज तो उम्मीद की जा सकती है कि भाई वो भी एक महिला है, समाज में रहती हैं, तो एटलीस्ट एक सभ्य भाषा का इस्तेमाल कर सकती थी। और दूसरा ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर रिएक्शन नहीं आना चाहिए था? भारतीय जनता पार्टी को कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए था कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता है? कार्रवाई होना नहीं होना हम वो एक अलग बात हो सकती है, वो उनका अपना मामला हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कोई रिएक्शन भी नहीं आया। अनुराग ठाकुर को लेकर प्रधानमंत्री जी ने शाबाशी दे दी थी ट्विटर पे। राय साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो इसलिए बनी थी कि वो सब कुछ बदलना चाहती थी देश के अंदर। देश में बहुत कुछ गड़बड़ हो गया था, इसलिए उसका जन्म हुआ था। कहने लगी कांग्रेस ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, यहाँ पर जितना भी माहौल था उसको करप्ट कर दिया है, तो उसको सारे सब कुछ बदल के चाल चरित्र और चेहरा नया बनाना है राजनीति का। इसलिए और इसका प्रचार करते फिर रहे थे काफी अरसे तक गोविंदाचार्य, जिनका आजकल कहीं पता नहीं। और ये बात बोलते रहे, अटल जी बोलते रहे, अडवाणी जी बोलते रहे, और बाद में ये तो इसलिए पैदा हुई थी कि सब हम राजनीति की नई सीमाएं तय करेंगे, हम राजनीति में नवीनीकरण करेंगे और उसको बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके का बनाएंगे। अब ये हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ अनुशासन के साथ में, अपने यहाँ के सदस्यों के कर्तव्यों के साथ में क्या कुछ करना चाहिए, इस पर भी नहीं सोच रही। नड्डा साहब ने फरमा दिया कि हमें कोई अब सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन का राय नहीं चाहिए, हम स्वयं अपने आप में बिल्कुल निखर चुके हैं और हमने अपना स्वरूप बड़ा बेहतर बना लिया। उसका ये परिणाम है कि जो मिस कॉल से जो मेंबर्स बने, उसका ये परिणाम है। और ये जो कहते हैं कि हम लोग सब कुछ बदल डालेंगे और नई एक ऐसे विश्व गुरु बनेंगे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसका ये परिणाम है। कैसे कैसे लोग आपने अपनी पार्टी में लाए हैं। एक बोलता है जिसको दोहरा नहीं सकते कि वो जो खड़े होकर के गोली मारो बोल देता है, एक बोलता है कि ढगी है, इसके साथ वैसा किया जाना चाहिए। तो ये तो बड़ा अपमानजनक, उस पार्टी के लिए शर्म की बात है, इस संगठन के लिए शर्म की बात है कि वो इस तरह के लोगों को तरजीह देते हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनको हैसियत देते हैं। तो साथ साथ में जनता का तो हो ही गया। मैंने पहले कहा कि बड़ी रियायत है हमारी जनता, किससे क्यों मोहित हो जाती है, उसको साफ तौर से अजय जी ने बता ही दिया कि मोहित क्यों हो जाती है। लेकिन मोहित होने के साथ में परिणाम क्या होता है? भुगतना इस प्रजातंत्र को पड़ता है, इस संसद को भुगतना पड़ता है, देश को भुगतना पड़ता है। तो इसके लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी का संगठन। और उनका ये उनकी खामोशी ये बता रही है कि तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि दूसरे लोगों को परमिट कर दीजिए। मैंने वाइस प्रेसिडेंट साहब का यानी राज्यसभा के सभापति का भाषण बहुत गौर से पढ़ा है, जो उन्होंने संघ को लेकर के दिया है, और दुनिया के सबसे क्रेडिबल और पता नहीं क्या क्या बोला है उन्होंने। तो सब सही है तो फिर जरा ये भी बताइए कि जो कंगना रावत जो बोल रही है या ठाकुर जो कुछ बोल रहे हैं वहां पर, वो क्या है? तो ये देखिए, इन सब राजनेताओं का जो चर और मतकारिणी और उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है। अब ये लोग उस तरीके की जिम्मेवारी के साथ में पेश नहीं आते। ये कहना भी अपमानजनक, मतलब उनके लिए ये कह भी दो तो उस पर भी बुरा मानते हैं। वो महानानी का कोई दावा कर दे, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए इसमें बोलना भी बहुत समझ पड़ता है कि सब हाँ, लेकिन ये खामोशी क्या है? ये खामोशी तो प्रजातंत्र के लिए बड़ी घातक है। अगर हमारे नेता जो हमारे प्रधानमंत्री जो निर्वाचित हैं और बहुमत दल के इस वक्त नेता बने हुए हैं, उनको बोलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं आप बोलिए, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, रिपीट कीजिए, इनको बार बार दिखाइए लोगों को। अब बताइए ऐसे में क्या क्या कीजिएगा? आपके पास में कैसे शब्द होंगे जिनके माध्यम से आप इनकी आलोचना कर सकें? हमारे नड्डा साहब की आलोचना कौन करेगा?
हमारे ये जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं पार्टी के अंदर, रिजिजू जी को कौन समझाएगा क्या क्या बोल रहे हैं आप, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हाउस के अंदर। ये देखिए एक बार गिरावट का सिलसिला है और इसमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मेरा ख्याल है कि अब विपक्ष के ऊपर, खासतौर से इंडिया गठबंधन के ऊपर, इन सारी बातों का ले जाकर के जनता के बीच में अपना स्वरूप स्थापित करें। और अभी सोनिया गांधी ने जो कहा है उनको ना, तो श्रीमती सोनिया गांधी की बात को अपने पूरे माथे पर रख के जाए कि पक्ष में, आपके पक्ष में माहौल बना हुआ है, इससे आजाद होना चाहती है जनता, इनसे मुक्त होना चाहती है जो कुछ ये लोग बोल रहे हैं या कर रहे हैं। तो इसके लिए अपने आप को संगठित रखिए, अपने साथियों को बचा के रखिए, गठबंधन को जोड़ के रखिए, उसको अलग ना होने दें और मजबूती के साथ में लोगों के बीच में जाएं। आने वाले राज्य जो चुनाव हो रहे हैं राज्य में, उसमें अपनी हैसियत बता करके और हासिल करके उसके बाद में इनका एक डेमोक्रेटिक तरीका तो यही है। अब ये जो गालियां या ये जो लांछन लगाते हैं या तो कुछ बोलते हैं, वैसे तो बोलने का कोई अर्थ है नहीं। जनमानस को ट्रेंड करना पड़ेगा, उन्हीं के सामने बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उनका मत हासिल करके ही बात आगे बढ़ाई जा सकती है। जी।